अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सियासी बेयकीनी का माहौल है अभी, बहुत ज़्यादा। और कहीं मुज़ाहरे हो रहे हैं, कहीं रोड ब्लॉक है, कहीं ताजर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं टीएलपी वाले बैठे हुए हैं। और उसी टीएलपी के साथ जहाँ शेख रशीद ख़ुद मुआहदा करके आए हुए हैं, अब बता रहे हैं कि वो चीज़ें सारी जिसमें फ्रांसीसी सफ़ीर के निकाले जाने का मामला भी था, उसके ऊपर अब हम अमल दरामद नहीं कर सकते। सर फहरिस्त उसमें इशू DGISI की तैनाती का था, जिसके ऊपर 6 अक्टूबर को ISPR ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि जनरल नदीम को DGISI तैनात कर दिया गया और जो मौजूदा DGISI जनरल फैज़ हैं, इनको कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि जिसमें हुकूमत की जानिब से या वज़ीर आज़म की जानिब से एक काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में भी और ज़राए करके भी बाकायदा एक वो सिस्टमेटिक जो लीक्स होती हैं उसमें बताया गया कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं रबर स्टैंप नहीं हूँ, अगर फ़ौज के अदारे की इज़्ज़त है तो वज़ीर आज़म के अदारे की भी इज़्ज़त है। ये ख़बरें छपी, तो जिससे क्लियरली नज़र आ गया कि एक लाइन ड्रॉ हो गई है, जिसके एक तरफ एक फ़रीक है और दूसरी तरफ दूसरा फ़रीक है। वजूहात उसकी नामालूम थी। बाद में ये कहा गया कि वज़ीर आज़म चाहते थे कि अभी फ़ॉर द टाइम बीइंग जनरल फैज़ कंटिन्यू करें, क्योंकि अफ़गान सिचुएशन उसका तकाज़ा करती है। मामला हल नहीं हुआ। समरी कहा गया एक आई है, फिर कहा गया आई नहीं है, फिर बताया गया कि 3 नाम आए हैं, उनके इंटरव्यूज़ हो गए। आज जो प्रेस स्टेटमेंट जारी की वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से, तो उसके अंदर वज़ीर आज़म ने बाकायदा उस स्टेटमेंट के अंदर तज़किरा किया गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि प्राइम मिनिस्टर ने जो समरी आई थी वज़ारत दिफ़ा की, जब वो कंसल्टेटिव प्रोसेस चल रहा था, तो उन उम्मीदवारों के जिनके नाम तहरीर थे, उनके इंटरव्यूज़ किए सबके, और उसके बाद जनरल नदीम की तैनाती की मंजूरी दी। ठीक है, यहाँ तक तो मामला हो गया। इसके बाद अगला वो लाइन ये कहती है कि जनरल फैज़ 19 नवंबर तक अपने ओहदे पे बरकरार रहेंगे और 20 नवंबर को नए DGISI वो अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। ये किसी हद तक तो कह लें कि बेयकीनी कम होगी कि चलो तनाव का हल निकल आएगा, लेकिन अगर माजी को हम याद करें कि जितनी दफ़ा ऐसे तनाज़ात सामने आते रहे, तो क्या वो जो डैमेज हो जाता था वो अनडू हो सकता है? मेरे ख्याल में अनडू नहीं होता। वो सेम पेज का राग अलापने का सिलसिला तो कुछ लोगों की मजबूरी है, उन्होंने राग अलापते ही रहना है वो, लेकिन सेम पेज रहता कोई नहीं है। 2.5-3 साल था सेम पेज, वो बहुत सारे इदारों के ऊपर दबाव आता था, इसलिए कि वो सपोर्ट थी, ओवरवेलमिंग सपोर्ट थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए कि पहली दफ़ा हुकूमत मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो फ़ौज ने एज इंस्टीट्यूशन एक आम तासुर यही था कि जहाँ जहाँ इनको मदद की ज़रूरत थी, अगर इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाने के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा, वहाँ सपोर्ट चाहिए, वहाँ सपोर्ट दी। कराची में पानी निकाला नहीं जा रहा, सिंध हुकूमत फंस गई है, वहाँ लोग डूब रहे हैं, तो वहाँ कराची में मदद दी। डेंगी आ गया है या कोई और आ गया मसला, फ़ौज कोरोना का मसला आ गया, उसके बचाव के लिए मदद दी। लोकस्ट अटैक हो गया तो उसमें फ़ौज ने मदद दी। तो देर वर सो मैनी इशूज़ जहाँ पर इनको बराह रास्त या पसे पर्दा मदद मिल रही थी। या इवन फैटफ की कानून साजी के ऊपर जो पार्लिमान से कानून साजी होनी थी, क्योंकि PTI अपोजिशन से बातचीत करने पे आमादा नहीं थी, तो एक बिहाइंड द सीन एक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से अपोजिशन को उस राह पे लाने के लिए कि वो उस कानून साजी को सपोर्ट करें, एक बाकायदा मैकेनिज़्म था। फिर ये सारे लोग, बड़ा वो फेमस डिनर है जिसमें ये सारे लोग आर्मी चीफ से मिलने रात को पिंडी गए हुए थे, तो वहाँ तक जाके मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट ने इनको सपोर्ट किया। तो वो जो राहें इकट्ठी थी ना, जहाँ मुकम्मल सपोर्ट थी, वो सेम पेज, तो देयर इज़ नो मोर सेम पेज। अब वो पेज अलग-अलग हो चुके हैं। वज़ीर आज़म का ये कहना कि वो रबर स्टैंप नहीं है, उनको अपनी अथॉरिटी असर्ट करनी है, बिल्कुल हक बजानिब है, लेकिन आम तौर पर निज़ाम हुकूमत चलाने का ये स्टेट क्राफ्ट एक आर्ट है। इसमें लड़ाई नहीं होती कि वो एक तरफ से गंडासा पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ दूसरे ने पकड़ा हुआ है तो अपनी ताकत का मुज़ाहरा करना है। आपने हल निकालना होता है चीज़ों का। और जनरल फैज़ की भी अगर यहाँ से कहीं और पोस्टिंग होनी थी, तो ये मामला यकीनन आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म के माबैन गुफ्तगू में ज़ेर बहस आया होगा। तो उसके मुमकिन जो हल थे, टाइम फ्रेम था, उसके ऊपर भी डिस्कशन हो के एक मुतफ़िका जो भी चीज़ थी वो बाहर निकलनी चाहिए थी उस ऑफिस के अंदर से। ये तासुर नहीं जाना चाहिए था कि मैं रबर स्टैंप नहीं हूँ। इसका मतलब ये तासुर ये दिया गया कि मुझे दबाने की कोशिश की गई है तो मैं नहीं मान रहा। तो ये तासुर उसी वक्त सामने आता है जैसे वो नवाज़ शरीफ ने एक दफ़ा तकरीर करके कहा था कि डिक्टेशन नहीं लूँगा, इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। उसके बाद गो उनको दोनों काम करने पड़ गए थे। लेकिन बेहतर हल ये होता है कि आप अंदर बैठ के कमरे में डिस्कशन करें, हल निकालें और वो पब्लिक के सामने ऐसे जो हसास मामलात हैं वो सामने रखें। ISI पाकिस्तान का एक मजबूत इदारा है और इसको मजबूत रहना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ जो इसको नहीं करनी चाहिए कि सियासत के अंदर इसका जो रोल है वो गैर ज़रूरी तौर पर नहीं आना चाहिए। सिक्योरिटी के मैटर्स 9/11 के बाद जो काउंटर टेररिज्म का सेंट्रल रोल था वो ISI ने प्ले किया।
ज़रब अज़ब हो, रद्दुल फ़साद हो, वो उसमें कहीं पे भी इसकी एज इंस्टीट्यूशन जो स्ट्रेंथ है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जो आर्मी चीफ़ का कमांड स्ट्रक्चर है उसमें डिसिप्लिन और जो ऑर्डर है चीफ़ का उसके ऊपर ओबे करने का तसव्वुर जो है वो अगर आप उसको ज़रा से हिलाने की कोशिश करें तो उस पूरे इदारे का जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, जो सबसे ज़्यादा मजबूत इदारा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और ऑर्गेनाइज्ड है, उसकी एक ही रीज़न है उसका डिसिप्लिन, मेरिट, रूल ऑफ लॉ के लिए वो फॉलो करते हैं कि चीफ़ का ऑर्डर है, बस दाएं से बाएं कुछ हो जाए वो सही है या गलत है, चीफ़ ने ऑर्डर कर दिया ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर है। उन चीज़ों को आप छेड़ते नहीं हैं। आम तौर पर ये डिसिप्लिन यही है फ़ौज के लिए मजबूत रहने का, उसको ताकतवर रहने का, ताकि उसके ज़िम्मे आप जो काम लगाएं, चीफ़ का एक ऑर्डर हो, आगे सैलाब आ रहा है, आगे लोकस्ट अटैक आ रहा है, जिस काम के लिए आपने उनको लगाया, नालों में उतर के सफाई करने के लिए भी आपको फ़ौज डालनी पड़ी है तो उतरे हैं, जो उनका काम नहीं था। तो उसमें उसका डिसिप्लिन जो है वो मैटर करता है। बहरहाल आज अनाउंसमेंट आ गई है तो होपफुली मामला बेहतर सिमत में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान की मईशत जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उसमें बेहतरी के आसार बहुत ही कम नज़र आते हैं। रुपया 175 से तजावुज़ कर चुका है आज। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि हम IMF के दबाव के नीचे रुपए को गिराते जा रहे हैं, एंड रिज़ल्ट क्या है वो हमारे सामने नहीं है। इस वक्त जब मैं आपके सामने ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, पूरे इस्लामाबाद पिंडी की जो ट्रैफिक है उसमें बाकायदा एक क्योस है, एक पूरी रोड्स के ऊपर जो है ना मेस है। कोई बंदा साइकिल लेके भी गुजरने की कोशिश करे जो मेन ट्रैफिक की गुजरगाहें हैं तो वहाँ पॉसिबिलिटी इस वक्त नहीं है। ताजर खड़े हुए, ताजरों को हंगामा किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने नया टैक्सेशन का जो तस्वुर था उसके ऊपर, और उसके ऊपर रोड्स इस वक्त कम्प्लीटली चोक्ड हैं, बंद है ट्रैफिक। TLP वाले बैठे हुए हैं मुरीके में, उसकी वजह से भी ट्रैफिक ब्लॉक है। डर यह है कि कहीं वो फैज़ाबाद में चढ़ाई ना कर दें तो फैज़ाबाद की तरफ भी बंद है। तो आपने कहीं जाना है या आना है इस वक्त, बाकी शहरों का तो मुझे हाल पता नहीं। जिन राहों से मैं भी गुजर के आया हूँ वो 10 मिनट का रास्ता 50 मिनट में गुजर रहा है। तो अल्लाह पाक इस मुल्क पे और इसके जो हुक्मरान हैं उनको थोड़ी समझ बूझ भी दे और फ़ैसला साजी के लिए उनको कुछ अकल अता करे कि बेहतर हिकमत अमली से मामला को आगे बढ़ाएं। जो हमारे साथ आज पैनलिस्ट हैं, इस्माइल साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, इसके अलावा अकील करीम डीडी साहब हमारे साथ होंगे और साकिब शरानी साहब हमारे साथ होंगे। सबको खुशामदीद कहता हूँ। मिफ्ता साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। ISI वाले इशू के ऊपर अगर आपसे मैं एक कॉमेंट ले लूँ, क्या ये इतना इशू मुतकाज़ी था कि इसके ऊपर 6 अक्टूबर की अनाउंसमेंट से लेकर आज तक के जो दिन गुजरे और अभी 20 नवंबर की डेट अभी बाकी है, बड़ी क्या इसकी ज़रूरत थी या इससे बचा जा सकता था? नदीम भाई, सच्ची बात है कि अंदर के हाल तो हमको नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ईगो एक ट्रिप थी हमारे वज़ीर आज़म के लिए कि क्यों फ़ौज ने अनाउंस कर दिया उस शख्स का, ख़ास तौर पे जो शख्स जिसका सहारा लेकर वो समझ रहे थे कि वो शायद अगला इलेक्शन उसी सहारे से जीतेंगे। लेकिन इतना पाकिस्तान में जितना फ़ौज का इन्फ्लुएंस है दुनिया में अमूमन इतनी फ़ौजों का इन्फ्लुएंस नहीं होता। बट गिवन दैट, और फ़ौज की जो यहाँ पे इज़्ज़त है, हमको थोड़ा सा तहम्मुल के साथ और थोड़ा सा पीछे हट के करना चाहिए और ज़्यादा कंट्रोवर्सल नहीं बनाना चाहिए। तो ये एक मरतबा आपने देखा है कि फ़ौज को बहरहाल खान साहब ने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया है। और आज भी ये लिखना कि मैंने 3 लोगों के इंटरव्यू किए थे, यानी कि 2 जनरलों के मैंने इंटरव्यू किए और उनको मैंने मना करा, ये ज़रूरत नहीं थी लिखने की। आप मतलब ये कि मतलब ईगो की खातिर अपने ईगो को इदारों पे फ़ौक़ियत दे रहे हैं, मेरे ख़्याल से शायद बेहतर नहीं है। शेख रशीद साहब ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा ISI चीफ की तैनाती के हवाले से दिखाएगा। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस बनी गाला में अहम मीटिंग्स हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो अफवाहों का एक तूफान खड़ा किया गया था वो दम तोड़ गया। पाकिस्तान की अजीम अफवाज और पाकिस्तान के मुंतखब हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान सब एक पेज पे हैं। 19 नवंबर तक जनरल फैज़ साहब ही DG ISI होंगे और 20 नवंबर को नदीम अंजम साहब जो है वो चार्ज लेंगे। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। शेख साहब अभी भी सेम पेज कह रहे हैं, देयर इज़ नो सच सेम पेज नो। दूसरा फ्रांसीसी सफारत खाने के हवाले से जो उन्होंने TLP का जिक्र किया वो भी दिखा दें। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत एक पेज पर है और उस पेज पर यह फैसला हुआ है कि फ्रांस की एम्बेसी का मसला जो है उसके अलावा तमाम मसले ठीक हैं। सो इस मसले पर हमारी मजबूरियाँ हैं, इस कौम की मजबूरियाँ हैं, 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मजबूरियाँ हैं। हम ऐसी कोई बदअमनी नहीं चाहते जिससे कि पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान के दुनिया के मामलात पर और मुसलमानों की मईशत पर, पाकिस्तान पर एक खौफनाक असर पड़े। ये वो एग्रीमेंट की कॉपी ज़रा शेख साहब ने जो दस्तखत किए हुए हैं स्क्रीन पे डालिएगा। शेख साहब TLP से उस एग्रीमेंट के
दस्तखत करने वाले हैं, जिसके अंदर फ्रांसीसी सफ़ीर के निकाले जाने का मामला वो ज़ेर गौर आना है। अब बता रहे हैं कि वो नहीं निकाला जा सकता, तो आपने वो दस्तखत किस हैसियत में किए थे और किस अथॉरिटी के तहत किए थे? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इशू हमें सॉर्ट आउट करना, क्योंकि आपने दस्तखत किए हैं, फिर आपने कहा कि कालअदम है तंजीम, कालअदम है, और फिर साथ बता रहे हैं कि कालअदम तो हमने कर दी है लेकिन इलेक्शन लड़ सकती है। फिर आपने कहा कि अकाउंट्स फ्रीज़ हैं, फंड्स फ्रीज़ कर दिए क्योंकि कालअदम है। अब बताया कि नहीं अकाउंट अनफ्रीज़ कर देंगे। फिर बताया कि इतने बंदे हमने उनके शेड्यूल 4 में डाल दिए। अब बताया कि नहीं शेड्यूल 4 में नहीं डालने, हमने निकाल देने। अब साद से वो जो साद रिजवी हैं उनसे बताया कि 2 मुलाकातें भी हो गई हैं, जेल के अंदर जाके उनसे मुज़ाकरात हो गए हैं, बड़ा ताउन कर रहे हैं। अब साथ बताएंगे जेल में क्यों डाला हुआ है फिर, अगर आप बड़ा ताउन कर रहे हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। कहीं तो बात एक तरफ लगाइए। अगर इस तरीके से पूरी कौम को आप खिलाएंगे तो हम पहुँचेंगे कहाँ पर? कोई हल भी तो दीजिए। ये फैज़ाबाद धरना था जहाँ PMLN की हुकूमत गिराने का इख्तितामी मरहला तय हुआ था, और उसके बाद से आज तक वो इशूज़ हल तलब है, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं, एक ऐसा हमने मामला छेड़ दिया है जो छेड़ने वालों के भी हाथ से अब निकल चुका है। मेरे मेहमानों जो आज मैंने जिनको दावत दी हुई है, उनसे इस मौजू के ऊपर बात करना शायद मुनासिब ना हो। मैं नहीं चाहता कि वो किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाएं। हमारा मेन इशू जो डिस्कशन के लिए हमने इनको दरख्वास्त की थी साकिब शिरानी साहब को भी, वो इकनॉमिक इशूज़ हैं, तो मैं उसी के ऊपर लेकर आऊँगा। शिरानी साहब, रुपये से शुरू करते हैं। रुपया 175-27 है शायद आज का रेट जो क्लोजिंग आई है। 123 पे PTI को हुकूमत मिली थी, 175 तजावुज़ हो गया। कहीं ब्रेक लगती नज़र आती है आपको? शुक्रिया नदीम साहब। देखिए, ये ऑब्वियसली ये 3 साल का एक इसमें जो है वो फैक्टर तो नहीं है। बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स थे कि पहली जो डिवैल्यूएशन हुई 2018-19 में, उसकी वजूहत अलग थी। अभी जो प्रेशर आया है एकदम पिछले 2-3 महीनों से रुपए के ऊपर, ये इसमें ना अफ़गानिस्तान का इतना दखल है, ना आलमी मंडी में ऑब्वियसली जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, ख़ाम तेल की कीमतें हैं, वो तो हम सबके सामने है और वो डेफिनेटली उसमें एक फैक्टर है। मगर बुनियादी तौर पे जो ख़राबी आ रही है मेरे नज़दीक, वो हुकूमत की अपनी माशी पॉलिसियों से आ रही है। ये जो आपने हुकूमत ने जो दरामदात को जो तक़वियत दी है, 6.5-7 अरब डॉलर की माहाना जो इम्पोर्ट्स हो रही हैं, ये सारा जो रुपये के ऊपर प्रेशर आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। और जब तक हुकूमत इस प्रेशर को, ये इम्पोर्ट्स का जो टैप इन्होंने खोला हुआ है, इसको बंद नहीं करती है एक मौसर तरीके से और एक सोची समझी, मेरा ख्याल है अभी भी लगता है कि इनको समझ नहीं आ रही है कि ये प्रॉब्लम यहाँ से आ रहा है, क्योंकि अभी तक ये इफ़ेक्टिवली मेजर्स ले लेने चाहिए थे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसी फॉलो कर रहा है वो ये कर रहा है, जैसे गवर्नर साहब ने बारहा कहा कि एक्सचेंज रेट इज़ नाउ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो वो चाह रहे हैं जो जितना भी ये इम्पोर्ट्स का जो प्रेशर है वो एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन से ही हल होगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ फंसे हुए हैं। इट्स अ वेरी पुअर अप्रोच। मैं AKD साहब से भी दरख्वास्त करूंगा इसके ऊपर बात करें, क्योंकि 18 अरब डॉलर की एक क्वार्टर में आपकी इंपोर्ट्स हैं, 6 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट्स हैं। अफ़गानिस्तान से कुछ डॉलर्स पाकिस्तान आते थे, अब वो डॉलर्स पाकिस्तान नहीं आ रहे। 5-6 अरब या 5-6 मिलियन या 10 मिलियन डॉलर पर डे इनफ्लो हो जाया करता था अच्छे वक्तों में। वो होगा थोड़ा बहुत फैक्टर, लेकिन असल फैक्टर शिरानी साहब ने सही कहा है कि आपने कारें बेचने के लिए, लग्जरी गुड्स बेचने के लिए आपने वो चीज़ें प्रमोट की जिसकी हम सजा भुगत रहे हैं। AKD साहब, देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें इकट्ठी बता दूं ताकि मैं समझता हूं कि ये जो पैनिक है ना, ये मुझे समझ में नहीं आई। सेंट्रल बैंक बहुत आसानी से इसको हैंडल कर सकता था। रुपये का गिरना इस वक्त किसी भी सूरत में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि रुपये को वीक होना चाहिए। आप स्टेट बैंक का अपना रियल रेट उठा के देख लें, वो 90 पे है। अब ये चीज इंडिकेट करती है कि रुपये आपका अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू। दूसरी बात कि आपकी इंपोर्ट बढ़ी है, ठीक है। 2018 में भी 6 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी, तो इंपोर्ट बेस तो पॉलिसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है, गवर्नमेंट ने लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है और उस वजह से आप ये देखें कि कॉर्पोरेट रिजल्ट कितने अच्छे आ रहे हैं। और ऐसे रिजल्ट तो पाकिस्तान में कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे। वहां भी बहुत आपके अच्छे हैं, आपका रेवेन्यू टारगेट हर महीने आप एक्सीड कर रहे हैं, यहाँ भी आपको गुड न्यूज है। आपके रिजर्व पे रीपेमेंट की वजह से थोड़ा बहुत जो प्रेशर आया है, मैं समझता हूँ उसको भी आना चाहिए 2-4-5 रुपए का।
लेकिन आपने जो सिचुएशन क्रिएट की है IMF की नेगोशिएशन में, जितना प्रोपेगेंडा हुआ है, उसने रुपये को ज्यादा हर्ट किया है और वीक किया है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम ये कहें कि हमारी इंपोर्ट बहुत बढ़ गई है। 6 बिलियन और $6.5 बिलियन की इंपोर्ट का मतलब ये होगा आप 72 बिलियन पे मैक्सिमम चले जाएंगे। और 72 बिलियन में अगर आप दूसरी तरफ एक्सपोर्ट का टारगेट उठा के देखें कि पिछली जितनी टेक्सटाइल की आपकी एक्सपोर्ट थी 6,000 और 7,000 रुपए कॉटन पे थी, अब आपकी जो एक्सपोर्ट हो रही है 14 और 15,000 रुपए की कॉटन पे। तो आपके कॉटन जो गुड एक्सपोर्ट है ऑटोमेटिक, ये मैं समझता हूँ कि $3 बिलियन से कम नहीं होगी। ये हर मंथली आने वाले दिन में आप ये देखेंगे। फिर ये देखें कि आपके फ्रेट वगैरह के इशू थे, कंटेनर वगैरह के इशू थे, बल्क टर्मिनल के आपके इशू थे, वो आपको मिल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से आपकी राइस की एक्सपोर्ट हो नहीं पाई शुरू के 3 महीने में। और फिर रेमिटेंस आपका अपनी जगह $3.25 बिलियन पे खड़ा हुआ है। सर्विसेज की आपकी एक्सपोर्ट अच्छी हो रही है। तो फिर रुपया क्यों गिर रहा है सर? फिर रुपया क्यों गिर रहा है? मैं उसकी वजह ये मिस हैंडलिंग कर रही है स्टेट बैंक स्ट्रेट अवे। कोई एक भी चीज ऐसी मुझे कोई समझा दे कि आज ये कंडीशन है। मैं ये समझता हूँ आप इसाक डार का दौर उठा के देखें, इवन रुपया ओवर वैल्यू होता था, लेकिन उन्होंने डिवैल्यूएशन नहीं होने दिया। उसमें उनकी जाहिर बात है महंगाई नहीं होगी। ये जो स्टेट बैंक इस वक्त जो कर रहा है ये किसी की समझ में नहीं आ रहा, और मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक की तरफ से कोताही है। अच्छा, मैं मिफ्ता साहब से चाहूंगा कि इसके ऊपर बात करें। मिफ्ता साहब, फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज इनके पास था। डार साहब ने 104 पे रुपया रोक के रखा था। जब मिफ्ता साहब ने फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज संभाला तो शायद सबसे पहले कड़वा घूंट जो इनको भरना पड़ा वो यही था कि एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करना है। 117 पे ले गए थे। मिफ्ता साहब, $7 अरब की एलिगेशन थी PMLN के ऊपर के साथ, ये एलिगेशन थी या रियलिटी थी कि $7 अरब 5 सालों में इंटरबैंक में इन्होंने फेंका रुपये को 104 पे रखने के लिए। अब भी मार्केट में डॉलर फेंका जा रहा है और रुपया गिरता जा रहा है। ये क्या चीज़, फ़र्क क्या हुई है? शुक्रिया नदीम भाई। पहले तो अगर आप इजाज़त दें तो वो एक शेर कहूँ कि लाए हैं बुत को इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। चलो अकील भाई को इसाक डार की याद तो आई मतलब मुझे इस पे खुशी हुई है। देखिए, गुजारिश ये है कि जो शेरानी साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर महीने का एक्सपोर्ट जो है, इंपोर्ट जो है वो $6 बिलियन के ऊपर है और 70 to 72 बिलियन का इंपोर्ट नज़र आ रहा है। और मैं ये बता दूं कि वो कभी भी मुस्लिम लीग नून के ज़माने में 5.1 बिलियन सिर्फ 2 मरतबा गया था, वरना इसके नीचे रहा है। 6 बिलियन तो कभी भी नहीं गया था, 5.1 सिर्फ 2 मरतबा गया है। हमारे जो आखिरी साल था जिसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है 17-18 में, वो 17.8% मईशत का हजम था। पिछले साल भी PTI के अंदर 18.2% मईशत के हजम से इंपोर्ट हो चुका है। इस बार आप 21-22% पे जा रहे हैं। तो सचमुच ये है कि इंपोर्ट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और कहीं से भी आप देख लें, जितना भी आप रेमिटेंस और एक्सपोर्ट अस्यूम कर लें, अब आपको कम से कम 4% यानी कि $12 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट नज़र आ रहा है एट 4%। मसला ये पाकिस्तान का है जिसके लिए हमको पता नहीं फजूल वो ब्लेम करते थे, लेकिन दिस इज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। शिरानी साहब नोज दिस वेल कि पाकिस्तान के अंदर जब भी आप 5-6% की ग्रोथ करते हैं तो आप, क्योंकि आपका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, तो आपके अमीर लोग इतने अमीर हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। लास्ट ईयर आपने देखें $400 मिलियन की गाड़ियाँ हुई हैं सिर्फ CKD, कंप्लीटली बिल्ट अप कार्स। तो आपका इंपोर्ट बहुत बढ़ जाता है। सर, डॉलर मार्केट में बेचा जा रहा है, स्टेट बैंक इंटरवेंशन कर रहा है और मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ी मिकदार में डॉलर बेच भी रहा है और फिर भी रुपया गिर रहा है। ये क्यों है? सर देखें, इस वक्त जो है मतलब ये मार्केट के सेंटिमेंट के सामने कोई भी बैंक दुनिया का नहीं चल सकता। इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक भी जब एक ज़माने में रोक रहे थे वो 2000 के अंदर, तो वो नहीं रोक सके थे यूरो में जाने से पहले, यूरोजोन बनने से पहले। तो आप मार्केट के सामने नहीं रोक सकते। और जिस मुल्क के पास 18-19 बिलियन डॉलर पड़े हों, जिसमें 6 बिलियन अपने शॉर्ट टर्म वो अपने ही बंदों से ले रखे हों, वो मुल्क कहाँ मार्केट के सामने खड़ा रह सकता है? सो ये लेकिन अगर आप एक दिन फैटफ का मसला आ रहा है, दूसरे दिन IMF
IMF का मसला आ रहा है, तीसरे दिन आपका ISI की नोटिफिकेशन का मसला आ रहा है। जब इस किस्म की पॉलिटिकल अनसर्टनिटी हो, रोज़ आपकी एक्सपेक्टेशन अब हो चुकी है एक्सपेक्टेशन के डॉलर तो बढ़ेगा, पीपल थिंक इट्स अ वन वे बैट के एक ही तरफ जाएगा। जब एक तरफ की बैट हो जाती है तो फिर कोई भी आदमी जो है जिसके पास एक्स्ट्रा रुपया पड़ा वो सोचता है मैं डॉलर की सेफ्टी ले लूँ, यार नीचे तो नहीं गिरेगा डॉलर। ये जब सोचते हैं लोग तो सारे लोग डॉलर ले रहे हैं तो डिमांड और बढ़ जाती है, और ये इस वक्त वन वे एक्सपेक्टेशन की वजह से ये हो रहा है। और ये जो बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान का, तो देखें मेरी बात सुने, अनलेस के अफगानी पाकिस्तानी रुपए रखते हैं, अगर वो अफगानी करेंसी से डॉलर खरीद रहे हैं तो पाकिस्तान का इससे रुपए से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ये अफगानिस्तान के मतलब के ऊपर डालना ये जो है ये गलत बात है। हमारा रुपया जो है वो हमारे मसाइल की वजह से गिर रहा है। दुरुस्त है। शिरानी साहब, IMF एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी रुपए पे प्रेशर आता है। हफीज़ पाशा साहब ने पिछले हफ्ते हमारी प्रोग्राम में कहा कि 3-4 चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IMF से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उससे IMF से मांगी जा रही हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, रुपए को और डीवैल्यू किया जाए, फिर वो उसका वो प्राइमरी सरप्लस का जिक्र कर रहे थे, टैक्स बढ़ाइए, एक्सपेंडिचर्स कम करिए। तो ये चीज़ें तो हमें दोबारा वो 2018 के एंड या 19 के शुरू की तरफ ले जाएंगी, बैठ जाएंगे डिमांड मैनेजमेंट करके। बिल्कुल, देखिए डिमांड मैनेजमेंट तो उनका, जैसे आपको मालूम है कि उनका मेन पिलर होता है प्रोग्राम का, मगर ये जो तासुर है इससे मैं कतई अग्री नहीं करता हूँ। मैंने खुद IMF के साथ डील किया 2008 के प्रोग्राम में कि ये IMF पाकिस्तान को कोई हदफ नहीं देता एक्सचेंज रेट का। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में एक कन्वेंशनल विजडम है जो बिल्कुल गलत है। IMF सिर्फ ये कह रहा है पाकिस्तान को, और पहले भी कहता रहा है, 2018 में भी इनके साथ हमारी डीलिंग रही थी, और उन्होंने कोई टारगेट फिक्स नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कहा जो मार्केट डिटर्मिन करेगी आप उस पर छोड़ दें और मार्केट को खुद डिटर्मिन करने दें। सो एक मार्केट क्लियरिंग एक्सचेंज रेट वो मांगते हैं, रादर दैन कि 180 पे होना चाहिए या 175 पे हो। ये अफवाहें हैं, ये गलत है मेरा ख्याल है। ये जो है प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए ये डेडी साहब ने भी तजारती खसारे पे फोकस किया। ये सिर्फ यहाँ तक बात तो नहीं रुकती है। एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करना है आपने, फिर आपने जो बिलो द लाइन अपने एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग फाइनेंस करनी है। तो मुल्क की जो टोटल मजमूई रिक्वायरमेंट है डॉलर्स की इस साल, वो तकरीबन 27 से 30 अरब डॉलर की है। तो ये जब तक आप इंपोर्ट्स को रोकेंगे नहीं, ये प्रॉब्लम खड़ा रहेगा। लेकिन शेरानी साहब, इसी अरसे में हुकूमत ने तो पॉलिसी बनाई कि गाड़ियों की 1 लाख रुपया कीमत कर दो कम, बाकी चीज़ें चाहे दाल रोटी महंगी मिले, चावल ज़्यादा महंगे मिले, आप रात को भूखे पेट सो जाएं, लेकिन गाड़ी बेचने के लिए स्कीम बना दी। इंपोर्ट के ऊपर पहले दबाव है, उसको तो चेक में रखना चाहिए था थ्रू रेगुलेटरी ड्यूटीज़, बजाय रुपए के ऊपर सारा बोझ डालने के। ये देखिए नदीम साहब, मेरा ख्याल है जो प्रॉब्लम हम नज़र आ रहा है ना, बहुत वाजे हो गया है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अशरफिया है उसको ये शायद नज़र नहीं आ रहा प्रॉब्लम। दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। पहली बात है, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2008 में भी ये देखा, 2013 में भी एक छोटा सा मिनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस आया, वही पॉलिसीज़ की वजह से। 2018 में बहुत बड़ा शदीद बहरान आया, और अब वही पॉलिसीज़ लेके हम आगे चल रहे हैं और एक और बहरान की तरफ जा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें जाहिर करता है मेरे नज़दीक। एक तो मिफ्ता साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया कि ये इलीट्स जो हैं, एक तो वो इंसुलेटेड हैं ये क्राइसिस से, मगर इससे भी बढ़ के बात है कि वो डॉलराइज्ड इलीट है, तो उनका तो फ़ायदा होता है अनफॉर्चुनेटली जब डॉलर बढ़ता है और रुपया गिरता है। दूसरा हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, कैपेसिटी का इशू है। हमारे वही पॉलिसी मेकर्स हैं जो 30-40 सालों से ये बात नहीं समझ पाए अभी तक, वो PMLN से हो या मिलिट्री गवर्नमेंट से हो या बाहर से इम्पोर्टेड हो या बैंक चलाते हो, जो भी हो, उनको ये समझ नहीं आता है ये ग्रोथ मॉडल कैसे हमने जो है ये गलत मॉडल है। और ये कह देना कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी हुई है साल में, तो ये वही आवाज़ें हैं जो हमने 2008 में भी सुनी थी और वो वाह कर रही थी, और वही आवाज़ें थी जो 2018 में वाह कर रही थी। उनको आज तक इनको लोगों को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को और उनके एडवाइजर्स को समझ नहीं आई है प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में और उसको ठीक कैसे करना। दुरुस्त है। अकील साहब, जहाँ पे आज हम खड़े हैं, अगर आपके पास चॉइस हो कि ये चीज़ें करें, करेक्टिव मेजर्स ले लें कि रुपया भी संभल जाए, ये महंगाई का तूफ़ान है ये रुक जाए, तो क्या चीज़ें ऐसी हमें करनी चाहिए? क्योंकि महंगाई ने तो लोगों को ज़िंदा रहना मुश्किल कर दिया। देखिए, आज की जो महंगाई है उसको हम अपने ऊपर ब्लेम नहीं दे सकते, ये इंटरनेशनल फिनोमेना है।
पूरी दुनिया की कमोडिटीज की प्राइस तीन तीन टाइम महंगी हो गई है। पाम ऑयल $1350 पे है, ऑयल टाइम हाई पे व्हीट बिक रही है, ऑल टाइम हाई पे बाकी कमोडिटीज है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसका कोई हल है। मैं ये समझता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान हत्तल इम्कान कोशिश कर रहा है कि लोगों को मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए, लेकिन जाहिर बात है कि जब पहले आपने व्हीट इंपोर्ट नहीं की थी, शुगर कभी इंपोर्ट नहीं करते थे, ये सब आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको इंपोर्ट करनी पड़ी। लेकिन अकील भाई पिछले 3 सालों में जो महंगाई रही खास तौर पर फूड आइटम में, आप समझते हैं कि ये 3 सालों से हम इंटरनेशनल फिनोमेना ही भुगत रहे हैं कि ये 3 सालों से अपनी नाअहली की सजा भुगत रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि 3 साल से महंगाई है। महंगाई इस साल ज्यादा रही है, और जो पहले साल 2019 की बात कर रहे हैं, तो 19 में जाहिर बात है कि हमारा करंट अकाउंट खसारा 2018 में बढ़ गया था, 19 बिलियन डॉलर पे था। तो उसकी वजह से हमें स्पेंडिंग को रोकना था, और स्पेंडिंग को रोकने की वजह से डिवैल्यूएशन करना पड़ा, उसी की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े, और उसी की वजह से ये जो महंगाई हमने उस दफा जो देखी थी इस वजह से। लेकिन 2021 का साल इतना मुश्किल साल पाकिस्तान के लिए नहीं था, अच्छा साल था, लेकिन इसके अंदर जो कमोडिटीज की प्राइस ने हमें थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट के नंबर अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जो लेंगे ना, तो ये नंबर हमारे बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। फिर हमारी बिजली की जो खपत बढ़ी थी, जाहिर बात है डैम वगैरह में पानी ना होने के बराबर रह गया था, उसकी वजह से आपकी ऑयल की इंपोर्ट का बिल भी बढ़ा था। ये सारी चीजें एक्सीडेंटल है, और गवर्नमेंट ने उसको बड़ा अच्छा मैनेज किया है। मैंने कहा था सिर्फ गवर्नमेंट से जो कोताही हुई है स्टेट बैंक से, कि रुपये को उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, रुपये को वीक किया। आप जो कह रहे हैं ना कि स्टेट बैंक ने डॉलर मार्केट में फेंके, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। स्टेट बैंक ने कहीं भी मार्केट रोकने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने कहा डॉलर फ्री फ्लोट है और उसको हम फ्री रखेंगे। अगर इस तरह की सोच होगी तो वीकनेस आएगी, आने वाले दिनों में भी आएगी। मैं ये समझता हूँ आज अगर आपका IMF का ये ट्रांच मिल जाती है तो ये सारे मामला आपके ठीक हो जाएंगे जो इस वक्त आप मुश्किल देख रहे हैं। और दूसरी बात, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी की ईरानी साहब ने बात की, ये पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में कभी इतनी नहीं थी जितनी इस साल रही है, और ये पहले क्वार्टर में। मैं सिर्फ आपको एक कंपनी का रिजल्ट दे दूं कि एक आदमी ने आज क्वार्टर 3 महीने का रिजल्ट अनाउंस किया है, उसकी जितनी कैपिटल है उससे 1 टाइम ज्यादा प्रॉफिट सिर्फ 3 महीने में किया है। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इसके बेनिफिशियरी भी हम ही हैं, हमारी पाकिस्तान की कंपनियां हैं। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये लोगों को आगे परफॉर्म करे, गुर्बत को दूर करने के लिए अपना रोल प्ले करे। सर 10 रुपये का शेयर जो है इस वक्त अगर आप बड़ी कार कंपनियां ले लें तो वो कई 100 रुपये के ऊपर बेच रहे हैं। कार 6 माह देते नहीं हैं। कीमत उसकी जो 10 लाख की 15 लाख की गाड़ी होती थी 40-50 लाख हो गई है। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी 100 अरब में चली गई होगी। गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से भी बाहर हो गया। तो मैं तो ऐसी पॉलिसी को शाबाशी नहीं दे सकता, मैं तो अप्रिशिएट नहीं करूंगा। मैं इस पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, मैं टेक्सटाइल की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी जगहों की बात कर रहा हूँ, मैं ब्लैक मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा। टेक्सटाइल को सिर्फ फायदा हुआ है आपकी टर्फ वाली एक अप्रोच से। टर्फ को निकाल दें तो टेक्सटाइल भी आपकी फारिग हो जाती है। मैं आपको एग्रीकल्चर की क्रॉप सबसे बड़ी हुई है पाकिस्तान में, सबसे रिकॉर्ड क्रॉप हुई है। मुझे सिर्फ एक चीज आपको ये समझानी है कि जब ये आपने कहा ना कि ब्लैक मार्केटिंग का पैसा बुक पे नहीं आता, ये ऑफ द बुक होता है, ये रिजल्ट का हिस्सा नहीं होता। ये प्रॉफिटेबिलिटी ब्लैक मार्केटिंग से कभी नहीं बढ़ती। मिफ्ता साहब को भी साथ शामिल कर लें। मिफ्ता साहब, हमने वो कल पल्स वालों का एक सर्वे दिखा रहे थे तो 98% लोग महंगाई के हाथों परेशान हैं, और वेरी लार्ज सेगमेंट जो है उसका ख्याल है करप्शन भी बढ़ गई है। हमारा तो ख्याल था कि ये इमरान खान बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और नैब का जिक्र करते हैं केसेस का कि पुराने चोर और डाकू थे उनको पकड़ के अंदर बंद करना है। आपने भी इसके ऊपर कुछ कंपाइलेशन की हुई है, करप्शन वाकई बढ़ी है या कम हुई है? देखिए, अगर नदीम भाई थोड़ा सा वक्त दें मुझे आप, तो मैं दूसरी दोनों बातें करता हूँ। देखिए, एक तो महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये कहना जो है अकील भाई कह रहे थे कि इंटरनेशनली महंगाई करी, वो बात दुरुस्त है, लेकिन जितनी हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन है, जितना बांग्लादेश में इन्फ्लेशन है, हम उससे भी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, पिछले साल सिर्फ अर्जेंटीना और टर्की के अलावा बाकी तमाम बड़े मुल्कों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इन्फ्लेशन था। इस पहले क्वार्टर में शायद ब्राज़ील, अर्जेंटीना और टर्की ज़्यादा है, चौथे नंबर पर पाकिस्तान है। खित्ते के तमाम ममालिक से हमारी इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो ये कहना कि सिर्फ दुनिया भर में इन्फ्लेशन है वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा इन्फ्लेशन है। अब
इंपोर्ट क्यों बढ़ रही है, मैं मिसाल देता हूँ आपको। 3 साल पहले जब हम छोड़ के गए थे तो पाकिस्तान में हम गंदम एक्सपोर्ट करते थे। आज गंदम इंपोर्ट करना पड़ रहा है। पिछले साल आपने $650 मिलियन का गंदम इंपोर्ट किया। 3 साल पहले हम चीनी एक्सपोर्ट कर रहे थे, आज गंदम चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी है। पिछले साल आपने $125 मिलियन की चीनी इंपोर्ट करी। पिछले साल पाकिस्तान में 35 साल से सबसे कम कपास पैदा हुई है। अब हर जगह पे तो अगर कहीं पे कमी तनज़्ज़ुली आ रही है, हर जगह पस्ती आ रही है, गंदम हुआ, चीनी हुई, कपास हुआ, महंगाई बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं तो आप सोचेंगे ना कि ये हुकूमत नाअहल है। उसके बाद फिर आप चले, मैं दिलों का हाल नहीं जानता हूँ, ये मुस्लिम लीग वालों ने ये रिपोर्ट जो करी है करप्शन की, देखिए आप मेरी बात सुने, हमने एक BRT बनाई $26 बिलियन की, उस पर खान साहब फरमाते थे कि इसमें चोरी करी है। चलो मैंने 1 सेकंड मान लिया कि हमने 2 अरब रुपए की चोरी करी थी, तो असल कॉस्ट होनी चाहिए 24 बिलियन, आपने बनाई है 105 की। कुछ लोग कहते नहीं 105 की नहीं है, 70-75 की बनी है, चलो 70-75 की मान लेते हैं। तो भाई जो 26 बिलियन की हमने बनाई है, तुम उसमें कह रहे थे कि चोरी है, तो तुमने 70 बिलियन की क्यों बनाई है? और चलो अगर बन गई 70 बिलियन की, तो कम से कम नैब को कौन इन्वेस्टिगेट करे? आप क्यों जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में? अच्छा वो वापस आइए आटे और चीनी के ऊपर। आपने चीनी के ऊपर जो है वो क्यों सब्सिडी थी पंजाब हुकूमत ने, जो FIA की रिपोर्ट में आई है, ये हमारी बात नहीं है, FIA की रिपोर्ट ने कही कि चीनी के ऊपर सब्सिडी थी जब से चीनी महंगी हुई। ये मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आपने वीट के अंदर इजाज़त दे दी कि पोल्ट्री के अंदर वीट चले जाए, उससे महंगी हो गई। आपने अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के ममालिक में स्मगल करा दी वीट, उससे महंगी हो गई। आप LNG के अंदर देखें कि $4 की इस हुकूमत को LNG मिल रही थी, आपने वो LNG नहीं खरीदी, हमको आपने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए। आज भी मेरे ऊपर और शाहिद अब्बासी के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन केस हो रहा है कि हमने कतर से शाहिद अब्बासी लोगों ने महंगी LNG ले ली, जो आज पाकिस्तान में $10 की मिल रही है, और जो PTI की हुकूमत ले रही है वो $27-28 की है। तो लेकिन केस हमारे ऊपर है, अल्लाह की शान है। उसके बाद मतलब हर जगह पे हमें जो जेल में बंद किया था वो किया था कि आपने LNG का टर्मिनल महंगा लगाया। यार वो दुनिया के सस्ते तरीन टर्मिनलों में आता है। मैं नैब को जब से कह रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल दे दो जो हमसे सस्ता टर्मिनल लगाए, वो आप नहीं लगा सकते। 3 साल से आपको हम कह रहे हैं कि यार आप टर्मिनल लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं 2 हफ्ते बाद शुरू होगा, आज तक नहीं लगाए। तो इस सर्दी के अंदर पाकिस्तान में चूल्हे नहीं जलेंगे कितनी जगहों पे, खास तौर पे सर्दी एरियाज़ के अंदर। इसके फैक्ट्रियों रुकेंगी। अकील भाई की बात दुरुस्त है कि टेक्सटाइल अच्छा कर रही है, अल्लाह का शुक्र है। 30% पाकिस्तान की पहले 3 महीने में एक्सपोर्ट बढ़ी है, दैट्स बिकॉज प्राइसेस दुनिया में बढ़ गई हैं। लेकिन 60% पाकिस्तान की इंपोर्ट बढ़ी है। $2 बिलियन के आपने टेलीफोन मंगवाए, मोबाइल फ़ोन, $500 मिलियन की आपने गाड़ियाँ मंगाई हैं। दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट CBUs। तो आप ज़रा सा तो देखें कि आप किधर इंपोर्ट लेकर जा रहे हैं। उसके बाद आपके पास डॉलर भी नहीं है, आप कहाँ इंपोर्ट लेकर जा रहे हैं। आप बात कर रहे थे कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे ना, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे आपने तवज्जो दी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें। ब्रेक पे साकिब शिरानी साहब से भी इस पे राय लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। साकिब शिरानी साहब, आम तौर पर देखा जाए तो नैब ने पिछले 3 साल जो रोल अदा किया है हमारे कारोबार को पॉलिटिशियंस को तो खैर उन्होंने अंदर बंद किया ही किया, लेकिन हमारे कारोबारी या बिज़नेस सेंटिमेंट को ख़राब करने में भी और ऑफिशियल्स की डिसीजन मेकिंग के अंदर भी बड़ी रुकावट नैब नज़र आई है। अभी मिफ्ता साहब ने 4-6 बड़े बड़े केसेस करप्शन के गिनवा दिए। कोई अच्छा बेहतर मैकेनिज़्म नहीं हो सकता अकाउंटेबिलिटी के लिए? बिल्कुल नदीम साहब, हो सकता है और होना चाहिए था। मैंने इसके बारे में लिखा भी है। बुनियादी खराबी जो है वो नैब की पर्पस में है। एक ऑनेस्टी ऑफ पर्पस चाहिए नैब को। ये अदारा जो है अभी जो 3 साल से काम कर रहा है, एक बड़ी अनफॉर्चुनेटली एक मखसूस सोच के साथ, एक मखसूस जाविये के साथ, एक मखसूस ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं, जो अनफॉर्चुनेटली इनकी कैपेसिटी उससे मैच नहीं कर रही। और इन्होंने ऑब्वियसली ना कोई ज़्यादा कोई प्रूव किया, ना कर सके, इन्होंने ख़राबी ही पैदा की पूरे सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली। तो मेरा ख्याल है नैब के अदारे की जो सबसे पहली चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी, उसका ऑनेस्टी ऑफ पर्पस उसको दिलाना पड़ेगा। ये जिस तरीके से अभी चल रहा है काम, तो उस तरीके से तो मुझे लगता है किसी ऑफिशियल ने किसी एग्रीमेंट के ऊपर, किसी ऑफिशियल समरी के ऊपर साइन करने से तब तक राज़ी नहीं होना जब तक आपने इस पूरे प्रोसेस को कोई ट्रांसपेरेंटली और वेल डिफाइंड मैकेनिज्म के साथ उनके सामने चीज़ें ना रखी, नहीं तो हर चीज़ के ऊपर ड्रैग आएगा। नदीम साहब, इस पे अगर आपको सिर्फ एक मिसाल दे दूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल,
देखिए, इस हुकूमत से ये पिछले साल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हुई जिससे अफराद ज़र में कमी आ सकती थी इस साल। आपको याद होगा ख़ाम तेल की कीमतें आलमी मंडी में पिछले साल सिफ़र से नीचे भी कुछ दिन के लिए चली गई थी, जो कि तारीख़ में कभी नहीं हुआ पहले। तो अगर हम हेजिंग कर लेते, औसतन $15-20 पे हेज कर लेते, 3 साल के फॉरवर्ड परचेज़ेज़ कर लेते, तो आज हमें तकलीफ़ बहुत कम होती। मगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का या मिनिस्ट्री पेट्रोलियम का सेक्रेटरी या कोई ऑफिशियल ओहदेदार वो हेजिंग एग्रीमेंट पे साइन नहीं करने को तैयार नैब के डर की वजह से। तो बहुत बड़ा नुकसान हमें हुआ है इस नैब की वजह से। एलएनजी की स्पॉट परचेजेस का भी यही अलमिया। अकील साहब, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? एलएनजी की अभी शॉर्टेजेस आनी है अभी विंटर मंथ्स में। 6 माह पहले, 4 माह, 3 माह पहले हम एग्रीमेंट्स कर सकते थे, नहीं किया। $35 की बिड आ रही है, ले ही नहीं सकते। क्या बनेगा क्या हमारा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि जितना जो लोग सिचुएशन बता रहे हैं ऐसी पूरी सिचुएशन नहीं है। एलएनजी तो इम्पोर्ट हुई है और हाँ, छोटी मोटी शॉर्टेज आएगी क्योंकि हमारी डिमांड काफी बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने की वजह जो है वो सबको पता है। पाकिस्तान में ग्रोथ ओरिएंटेड हमने बजट दिया है। हम खुद ही कह रहे थे कि 5% ग्रोथ अचीव करेंगे और जब 5% ग्रोथ अचीव करेंगे तो डेफिनेट भी आएगा। तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए जब बजट देने से पहले समझ। क्या हम डेफिसिट को अफोर्ड सकते हैं? तो मैं समझता हूँ उसी तरह जिस तरह मार्केटों पे डिमांड बढ़ी उसी तरह ये भी आपके सामने है कि हमने। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमारी कोई बहुत बड़ी शॉर्टेज होगी। छोटी मोटी शॉर्टेज रहेगी और गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किए हुए हैं। एक दूसरा एग्रीमेंट भी जो एलएनजी का गवर्नमेंट ने किया है 10.33 पे, ये बड़ा अच्छा एग्रीमेंट है। मैं समझता हूँ ये एलएनजी के जो 70 से है और इसको तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ कोताहियां हुई हैं और हम सिर्फ इस वक्त कह रहे हैं नैब। पाकिस्तान में मुझे बता दें, आर्म फोर्सेज के अलावा कोई एक इदारा बता जाए जो अपना काम नहीं कर रहा हो। कोई एक इदारा, एनपीआर उठा लो, बाकी जगहों पे आप देख लो। हम सिर्फ नेट को पकड़ के बैठ गए। पहली दफा नेट ने काफी ऐसी जगहों पे आईटीपी वगैरह पे भी थोड़ा बहुत हाथ डाला था तो सबके मुंह पे आ गया है, लेकिन बाकी जगहों पे भी बहुत ही ज्यादा कोताहियां हो रही है। हमें इन सब चीजों को हाईलाइट करना है। आज नेट को बंद कर दें और अगर ये कंस्ट्रक्शन दखल हो गई तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, इसको एक एक करके इस चीज़ को ले लेते हैं। पहले मिफ्ता साहब, इन्होंने, अकील साहब ने कहा, मिफ्ता साहब, कि छोटी मोटी शॉर्टेजेस आएंगी गैस की, कोई ज़्यादा बड़ी शॉर्टेजेस नहीं आने वाली। कोई आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कितनी विंटर मंथ्स के अंदर शॉर्टेजेस हमें एंटिसिपेट करनी चाहिए? नदीम भाई, पहले तो एक खुशखबरी दे दूं कौम को कि 134 रन पे हमने न्यूजीलैंड को 20 ओवर करवा दिए हैं, 8 खिलाड़ी आउट किए। तो इंशाल्लाह ये मैच भी हम जीत जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। ये तो चलो मैच की बात बता दी। देखिए सर शॉर्टेज तो देखिए आएगी। अब ये शॉर्टेजेस कितनी होंगी? मेरे ख्याल से कम से कम 700-800 मिलियन क्यूबिक फीट की शॉर्टेज होगी। ये इतना इनको और एक महीने में कम से कम इंपोर्ट करना चाहिए था। अगर ये समझ लें कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट कर रहे हैं तो मतलब इनको थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए था, 700-800। तो और ये 700-800 मिलियन क्यूबिक फीट की शॉर्टेज का मतलब हमारी इकॉनमी के लिए कितनी बड़ी कॉस्ट है ये? सर अब देखें, डिपेंड करता है कि किधर शॉर्टेज करते हैं। अगर ये घरों के अंदर शॉर्टेज कर रहे हैं और चूल्हे नहीं जल रहे हैं और घर वाले अगर एलपीजी लेके आ रहे हैं तो उनको घर वालों को नुकसान हो रहा है। अगर वो सर्दी में बैठे हैं तो मुझे नहीं पता एज एन इकोनॉमिस्ट कि मैं इसको क्वांटिफाई किस तरह करूँगा कि कितना नुकसान हो रहा है। अगर उससे मिलें बंद हो रही हैं तो वो क्वांटिफाई करना ज़्यादा सा आसान होता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सब्सटेंशली 600-700 मिलियन क्यूबिक फीट की कम से कम शॉर्टेज होगी सर्दियों के अंदर। अब वो फर्टिलाइज़र को देना मना कर देंगे, फर्टिलाइज़र्स को नहीं दे रहे होंगे तो हम फर्टिलाइज़र इंपोर्ट कर रहे होंगे तो वो मिलें बंद हो जाएंगी, लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे होंगे, वो ज़रा मुबादला जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। मुझे इसका अभी मैं फ़ौरन नहीं कर सकता हूँ इसका मईशत का हिसाब। लेकिन नैब के ऊपर भी उन्होंने एक राय दी। पहले ये तो आपने बता दिया, नैब के ऊपर भी उन्होंने कहा बंद कर देंगे तो फिर चेक कौन करेगा? ये तो खुली करप्शन रोकनी भी तो है। वो तो स्पोर्ट मुझे लगता कर रहे हैं अकील साहब। सर पाकिस्तान मेरे ख्याल से दुनिया में क्या 115-118 नंबर पे आता है करप्शन पे। और जब से नैब बनी है कि पाकिस्तान में करप्शन कम हुई है? अगर कम नहीं हुई है तो फिर नैब का क्या फ़ायदा है? मैं तो मेरा ईमान है
कि नैब होनी नहीं चाहिए। मतलब आपके दूसरे इदारे हैं, उसके अंदर आप किसी को जेल में डाल दें। खुर्शीद शाह को आपने 3 साल में जेल में डाल दिया, शाहिद अब्बासी को आपने 7 महीने डाल दिया, एहसन इकबाल को डाल दिया। क्या केस था उनके ऊपर? और अगर केस था तो प्रूफ करो और उसके बाद जेल में ज़रूर डालो अगर कोई करप्ट है। लेकिन आप किसी को करप्ट होने से प्रूफ करने से पहले तो जेल में ना डाल दें ना, ये तो ज़्यादती है। मतलब अगर आपने नैब रखनी है तो आप नैब रखें, लेकिन इस किस्म के ड्रैकोनियन कानून जिसके अंदर आप सिर्फ सियासी हरीफों के ऊपर जा रहे हैं, ये तो ज़्यादती है ना। ये उसके बाद फिर क्या होता है कि जब आप शरीफ लोगों को डालते हैं तो और शरीफ लोग इस हुकूमत के अंदर जो सेक्रेटरी साहिबान हैं वो साइन नहीं करते कुछ भी। अगर हम लोगों को शायद LGNG के ऊपर झूठे केस बना के जेल में नहीं डालते तो शायद ये हेजिंग कर लेते जो सिरानी साहब कह रहे हैं। अगर हम लोगों को जेल में नहीं डालते तो शायद ये $4 की जब इनको LNG मिल रही थी तो ले लेते। लेकिन उस वक्त इन्होंने इसलिए नहीं ली कि यार मिफ्ता इस्माइल भी जेल में जा चुका है बेचारा, वो अच्छा काम कर रहा था, शाहिद अब्बासी भी जा चुका है, एहसन इकबाल जा चुका है और ख्वाजा आसिफ जा चुका है। मतलब और पता नहीं लोगों की गाड़ियों में आपने चर्चे निकाली हैं। तो ये फिर आप जब ऐसे काम करेंगे तो फिर मुल्क कहाँ से बढ़ेगा आगे? साकिब शानी साहब, क्या सुजेस्ट करते हैं आप? इकॉनमी को राह पिलाना है, हुकूमत ने ग्रोथ अचीव करने की खातिर इंपोर्ट्स को फ्यूल किया था, सीधी एक मिस्टेक थी, उसके नतीजे में हम दोबारा करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट में फंस गए, रुपया डिवैल्यू हो रहा है। अब कैसे इसको बैलेंस कैसे करें? एक बैलेंसिंग एक्ट तो करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, और शॉर्ट रन में हमें देखिए ग्रोथ को सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। ये जो है, अगर इसको यूं देखें, आप स्ट्रेटेजिकली सोचें, अगर हुकूमत सोचे कि देखिए ब्रैगिंग राइट्स के लिए ये 50 बेसिस पॉइंट या 1 परसेंटेज पॉइंट ग्रोथ को लेके आना और वो ब्रैगिंग पॉइंट सिलेक्शन के टाइम पे ले लेना कि हमने 5-5.5% कर दी, मगर पूरे 21 करोड़ अवाम को बहरान में धकेल देना, तो मेरा ख्याल है कोई सेंस बनता नहीं है। तो शॉर्ट रन में तो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी ग्रोथ को, और ग्रोथ की तरफ अगर आपने जाना ही है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जाना ज़रूर चाहिए हमें, मगर हमारा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कंस्ट्रेंट है। मेरा ख्याल है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शायद इसका सुना नहीं है। वो ये है कि 3.8% एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्कआउट किया हुआ है, हमारा तखमीना तकरीबन 4% का है। 4% की ग्रोथ पे जब हम पहुंचते हैं तो इन हालात में हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की क्राइसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो ग्रोथ अगर आपने करनी है, आपने एग्रीकल्चर में लेके आनी है, जो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है और एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी दे सकता है आपको। आपने IT की तरफ जाना है और आपने एक्सपोर्ट सेक्टर को तकवीत देनी है। नदीम साहब, ये पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सेक्टर पूरे खित्ते में सबसे छोटा है। हम टैक्स टू GDP रेशो पे फोकस करते हैं, एक्सपोर्ट्स टू GDP हमारा 10% है, ये वियतनाम में 107% है, बांग्लादेश में 17% है, इंडिया में 18 से 20% है। तो हमें इसको ग्रो करने बगैर ना ग्रोथ मिलेगी, ना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का हमारा कंस्ट्रेंट जो है वो ईज होगा। वकील साहब, आप क्या तजवीज़ देते हैं? कौन से ऐसे इकदाम करें कि एक लोगों की ज़िंदगियों में भी आसानी हो जाए और इकॉनमी भी चलती रहे? मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट सिर्फ अगर आपको स्पेंडिंग रोकनी थी तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते थे। आपने 2 मुसीबतें एक साथ की। एक तो आपने T-bill आपका 28.25 पे चला गया, दूसरा आपका रुपी वीक हो गया। तो अभी जो मिफ्ता साहब कह रहे थे कि दुनिया में हमारा इन्फ्लेशन ज्यादा है, उसकी वजह सिर्फ आपकी रुपी की वीकनेस है। अगर ये रुपी की वीकनेस ना होती तो शायद आप इतनी मुश्किल कंडीशन में ना आते। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस वक्त भी गवर्नमेंट ने जितने स्टेप्स लिए, आपकी एक्सपोर्ट, मेरा ये ख्याल है कि आपकी GDP के 12% पे इस साल हम देखेंगे। ये पूरा साल जब क्लोज होगा तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम $40 बिलियन से सर्विसेज मिला के हमारी एक्सपोर्ट होनी चाहिए। और ये आने वाले जितने भी महीने होंगे ये बेहतर महीने होंगे, और ये पैनिक जो हम कर रहे हैं ना, ये करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ इस वक्त हम कंफर्टेबल कंडीशन में, हमारी IT की एक्सपोर्ट काफी बढ़ी है और इसके अलावा राइस की एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी, आपके वैसे गुड्स की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल सिचुएशन में हम बैठे हुए, सिर्फ हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमें नंबर फर्दर 2-3 महीने इंतजार करना चाहिए। इसमें जो हमने जो इस वक्त देखा है सिचुएशन, जो पैनिक की सिचुएशन है, उसमें हमारा सबसे पहले इंटरेस्ट रेट हमने बनाया 1/4%, लेकिन दूसरा जब T-bill बिका था तो 8.25% पे चला गया। तो ये चीज ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपका पॉलिसी रेट 8.25% पे चला गया है। जब पॉलिसी रेट 8.25 पे चला गया तो फिर रुपी के वीकनेस वाली बात समझ में नहीं आ रही। मिफ्ता साहब से भी पूछ लें। मिफ्ता साहब, आप भी तजवीज़ दे दीजिए, बिल्कुल लास्ट 1 मिनट रह गया। सर, मैं समझता हूँ इस वक्त जो है वो बहुत ज़रूरी है कि ये जो रुपया टूट रहा है इसको रोकना है,
और इसकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल तोड़ें आप। ये जो रोज़ टूट रहा है आप एक्सपेक्टेशन इसकी तोड़ें, कुछ इंटरवेंशन करें और रुपए को रोकें सबसे पहले। एंड द गवर्नमेंट ये जो थोड़ी सी इसके अंदर थोड़ा सा गवर्नमेंट कर लगाए। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि बहुत सारा इन्फ्लेशन हमारा कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन होता है। आप बिजली महंगी कर देते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। आप बिल कलेक्ट क्यों नहीं करते? आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस क्यों नहीं कम करते? और मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आपको आइडियल लेवल पे ले जाएं, आप वहाँ तक तो बिल कलेक्ट कर लें जहाँ पे नून छोड़ के गई थी। आप वहाँ तक तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को रिड्यूस कर लें जहाँ पे नून छोड़ के गई थी। सर 11.2% पे हम FBR टैक्स टू GDP छोड़ के गए थे, ये आज भी 9.8 पे पहुँचे हैं। ये 2% कम लेके चले गए थे। ये लोग बात जो करते थे कि हम टैक्स डबल करेंगे, इन्होंने टैक्स एक्ट टू GDP कम कर दिया। तो थोड़ा सा अपना काम भी कर लेना। देखें सर, बहुत तकारीर कर सकते हैं अच्छी, जो भी हो जाए, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, दे हैव टू एक्चुअली डू द वर्क। ये FBR टैक्स क्यों नहीं जमा कर पा रही है? टैक्स उतना तो जमा कर ले जितना नून करती थी, आपने तो उसके अलावा कितने मजीद टैक्स लगा दिए। आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम करें, आप फ़ौरन जो है फर्स्ट इंस्टिंक्ट में आप पास ऑन कर देते हैं कंज्यूमर्स को, उससे फिर महंगाई होती है, कैस्केड होती है महंगाई। तो मेरे ख्याल से इस वक्त डॉलर को रोकना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब, अकील करीम रेड्डी साहब, शानी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।